नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली और देश का मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। सितंबर के महीने में दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम बिल्कुल बदल गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली में, इसलिए मौसम बदल गया क्या? जी नहीं। आतिशी को अब सीएम पद की शपथ के लिए एलजी के बुलावे का दिल्ली में इंतजार है। और इसी बीच आज जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद से यूटी बन चुका है। आप जानते हैं, लद्दाख को अलग कर दिया गया, यानी भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर अब और भी छोटा राज्य हो गया है। लेकिन यहां 3 फेज में चुनाव करवाए जा रहे हैं। मगर आज मोदी कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके बाद मोदी जी और अमित शाह काफी खुश हैं, खुश होकर बयान दिए जा रहे हैं। खैर, इस मसले पर भी हम चर्चा करेंगे, बदलते मौसम पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन्हीं सियासी घटनाक्रमों के बीच राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं के हमले और बढ़ गए हैं। तरविंदर सिंह मारवाह को आपने सुन लिया था सबसे पहला, उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू को भी आपने सुना, संजय गायकवाड़ को एक नहीं बल्कि 2-2 बार आपने सुन लिया, और रघुराज सिंह के बयान तो आप सुन ही चुके हैं। और इन सब के बाद आज बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ दाग देनी चाहिए, यानी जला देनी चाहिए। इन तमाम नेताओं के बयानों पर अब कांग्रेस काफी नाराज है। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के नाम खुला खत लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान पर रोक लगाने की मांग की थी। और आज कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध जताते हुए वीडियो जारी किए हैं, बयान दिए हैं, मीडिया से चर्चा की है। आइए जरा एक एक कर सुनते हैं। सबसे पहले सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कैसे सियासी मौसम बदल रहा है और इस मौसम में कैसे विपक्ष जो है वो आर पार के मूड में है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर राहुल का हमला बढ़ क्यों रहा है? क्या बीजेपी नेता ये जान रहे हैं कि अब दिन पूरे हो गए? चलिए अभिषेक मनु सिंघवी को सुनिए। बिट्टू जी, हमें भी पता है कि नया नया मुर्गा और जोर से बांग देता है। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। दिस डेस्परेट अटेम्प्ट टू शो योर लॉयल्टी फॉर अ पर्सन हुज एंटायर करियर, एंटायर नेम एंड फेम इज बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इन द कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। मेरे वरिष्ठ मित्र वेणुगोपाल जी ने आपको 6-7 उदाहरण दिए हैं, मेरे पास और भी हैं, मैं उनको हिंदी में दोहराना नहीं चाहता, विस्तृत रूप से हैं और नाम भी हैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है इस सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में, इस प्रधानमंत्री के बारे में, इस गृह मंत्री के बारे में, इस देश की गणतंत्र की परिभाषा के बारे में। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इस गणतंत्र की परिभाषा चाहते हैं, भय की परिभाषा, घृणा, हेट्रेड की राजनीति, असंवैधानिक वार्तालाप की शैली। और इन सब के साथ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। और अगर कोई समझदार आदमी भी बीजेपी के अंदर से, वहां भी समझदार आदमी है कुछ, अगर एक भी समझदार आदमी बीजेपी के अंदर भी इस बात का खंडन करता है या भर्त्सना करता है, जो कि पूरे देश को एक आवाज में करनी चाहिए, तो मोदी जी और माननीय शाह जी और बीजेपी उनको निष्कासित कर देंगे।
उनको निलंबित कर देंगे, उनके प्रमोशन को रोक देंगे। तो सुन रहे थे आप अभिषेक मनु सिंघवी, सीधे सीधे यहां प्रेस को संबोधित करते हुए। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ केसी वेणुगोपाल भी थे और इन लोगों ने सीधा सीधा हमला बोला बीजेपी पर, और बीजेपी के नेता जिस ढंग से राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं और साफ साफ ये लोगों को भड़काने की एक साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, ये बात यहां रख रहे थे। इनके अलावा कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो जारी कर रही या मीडिया से चर्चा करके अपनी बातें रखी हैं। इसी में एक नाम सचिन पायलट का भी आता है। आइए जरा सचिन पायलट को भी सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सचिन पायलट के बाद पवन खेड़ा को भी सुनेंगे। जरा एक दो बयान आपके सामने रखना चाहता हूं और इससे समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक जो कुछ हो रहा था, लगातार राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी के नेता, और हमला करना, सियासी बयानबाजियां करना एक अलग बात होती है, लेकिन आप लिंच मॉब तैयार कर रहे हैं, आप हिंसा के लिए भड़का रहे हैं लोगों को, तो ये इसे क्या माना जाए? और क्या इसके लिए देश में कानून नहीं है? और अगर कानून है तो कानून के तहत इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कल ही कई जगहों पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग थानों में घेराव किया, प्रदर्शन करके एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। कुछ जगहों पे उनकी मांग सुनी गई है, कुछ जगहों पे नहीं सुनी गई है। उसके अलावा ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग जगहों पे और खासकर दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताने की भी कोशिश की। ये सब कुछ आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ नफरती बोल के जो अंजाम है वो यहां तक सड़कों पे अब लोग उतर रहे हैं। लेकिन इसी मसले पर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बातें बोली गई, वो मैं समझता हूं इस बात को दिखलाता है कि बीजेपी पूरी तरह बौखला चुकी है। क्या क्या बोला जा रहा है इसका कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता था हम लोगों को। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जुबान काटने पर इनाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है, इंदिरा जी, राजीव जी ने, उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है? भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना कोई कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये तो ये थे सचिन पायलट। इनके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा है ये वो भी सुन लेते हैं। और ये देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, आज विरोध प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे टेलीविजन पे, अभी दूसरे बॉक्स में, दूसरे विंडो में। लेकिन पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। पिछले 10-12 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेता महाराष्ट्र का कहता है कि उनकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे। क्यों? आपको उनकी जीभ से क्या दुश्मनी है? हमें मालूम है क्या दुश्मनी है। आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है। यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है? चुप कौन है? क्यों बुलवा रहा है? क्यों चुप है? ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल हैं जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं, जरा बताइए। किस मुंह से आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु हैं? अपने देश में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या आपकी शय है इसको? क्या आप उनको कह रहे हैं धमकी देने को? क्या आप ये माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का ऐसा एक वातावरण बनाएं जिससे कि कोई सरफिरा कल को कोई गलती कर बैठे।
ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा हमेशा कायरता की निशानी मानी जाती है और अहिंसा वीरता का आभूषण माना जाता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है और जुबान काटने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी उसी जुबान से न्याय की बात करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। और क्या यही नागवार गुजर रही है बीजेपी नेताओं को और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को? संजय गायकवाड़ ने कल जो कुछ कहा था, उनके जीभ काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम की बात की थी, आज कांग्रेस के कुत्तों की बात कर रहे हैं, यानी साफ साफ गालियां दे रहे हैं। तो आखिर किस दिशा में यह जा रहा है? इस देश की सियासत किस दिशा में जा रही है? और ऐसी हालत में नरेंद्र मोदी आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और इसी हाल में अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो कर लीजिए आप, एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुत अच्छी बात है, करवाइए। लेकिन क्या आप करवा पाएंगे? अगर करवाना रहता तो अभी अभी चुनाव बीता है उस समय करवा लेते। अगर करवाना रहता तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप करवा लेते, कम से कम 4 राज्यों के चुनाव करवा लेते, बिहार भी उसमें जोड़ लेते, 5 राज्यों के चुनाव हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी का जुमला साबित होने जा रहा है, 15 लाख से भी बड़ा वाला जुमला साबित होगा, आप लिख के रख लीजिए। तो बहुत कुछ है दोस्तों इन जुमलों के बीच। देश की सियासत में कैसे नफरत के घोल जो हैं वो घोले जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। और जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि कैरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है और उस चिंगारी को भड़काने की कोशिश हो रही है। क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या देश की सियासी हालत जो है उसको खराब करने के लिए किया जा रहा है? या यहां विपक्ष जो आर पार के मूड में अब है उससे पार पाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब खोजने ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ आज इस पिटारे में, जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ, हेमंत कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा सिंपल सा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण। शकील अख्तर जी आपके पास, कांग्रेस पार्टी अब आज दिख रहा है, ये जो तस्वीरें दिख रही है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें, जो विरोध प्रदर्शन और साफ साफ हल्ला बोल है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? देश भर में यह विरोध प्रदर्शन अब राहुल के खिलाफ। इतने दिनों तक कांग्रेस थी, चुप क्यों थी? राहुल गांधी के खिलाफ तो लगातार हमला और नफरत और नफरती बयान, और इतना ही नहीं बल्कि अभी आपने सुन लिया ये सब जो बड़े बड़े नाम हैं, बिट्टू जी महाराज, गायकवाड़ जी महाराज, अब गोंडे जी, अनिल गोंडे जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े महाराजों के नाम तो सुन ही रहे हैं आप। आखिर अब कांग्रेस जागी है, ये कहां तक जाने वाला है? लेकिन सबसे बड़ी बात, उसमें एक चीज और जोड़ दूं, फिर अपनी बात आप रखिए प्लीज, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी की बात आती है क्योंकि वो लीगल सेल के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, कांग्रेस लीगल सेल के, राज्यसभा में अब चुने हुए सांसद भी हैं, इधर कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक। उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से चाहता हूं कि आखिर यहां से क्या माना जाए, कांग्रेस कितना दमखम के साथ कमर कस के तैयार है इस लड़ाई में कूदने के लिए? शकील जी। देखिए, कांग्रेस तो पूरे दम के साथ तैयार है, मगर आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तुगलक लेन थाने पे गए और वहां पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। कांग्रेस के नेता तहरीर दे के, जिसे कहते हैं कंप्लेंट, दे के आ गए। समस्या यह है कि जब पूरी सरकार उनके साथ है, सत्तारूढ़ पार्टी उनके साथ है, तो ऐसे में कांग्रेस की या किसी भी दल की लड़ाई, विपक्ष की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस वो लड़ाई लड़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं कि उनका मजाक उड़ाया गया पिछले 100 दिनों में, और उससे पहले उन्होंने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में उन्हें 100 गालियां दी गई, और इससे पहले पंजाब में पुलिस से कह के आए थे कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना जिंदा बच के आ गया। सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, बाकी आंख कान बंद कर लिए हैं। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनकी पार्टी के नेता, उनकी सरकार के मंत्री, सहयोगी दल के विधायक क्या बोल रहे हैं?
कि प्रधानमंत्री इस पे कोई नोटिस नहीं लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें लेटर लिखा, कोई नोटिस नहीं। एक पत्रकार ने हिम्मत करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि रमनीत मिट्टू क्या कह रहे हैं, उन्हें चुप करा दिया गया कि बैठ जाइए, ये सवाल मत पूछिए। क्या हो रहा है देश में? देश में जो हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, हद से ज्यादा खतरनाक है। हमको ये सरकार और ये पार्टी एक फेल्ड स्टेट की तरफ ले जा रही है। अभी तक हम पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहते थे। फेल्ड स्टेट क्या होता है? जहां पे सरकार का नियंत्रण या तो होता नहीं है या सरकार चाहती नहीं है। आज देश में वही हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत को एक महान देश बनाने में नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव ने काम किया। एक देश ऐसा बनाया जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर बात कर सकता था। और आज पूरी दुनिया के अखबार और मीडिया ये सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष को उसकी सरकार के मंत्री धमकी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप है। मनमोहन कहते थे मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह तो मौन नहीं रहे। हम वो घटना आज याद दिलाना चाह रहे हैं। मनमोहन सिंह मौन नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने जब लोकसभा के अंदर रोते हुए कहा था मेरी जान को खतरा है, तो मौन मनमोहन सिंह ने ही हिम्मत के साथ कहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस की अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा था और लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, और वो हुई। उसी वक्त कहा, उसी क्षण में कहा जिस वक्त योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। और आज अभी कांग्रेस के आपने इतने नेताओं को बता दिया, हर नेता ने बोला है, सबने बोला है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह कांग्रेस के नेता थानों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं कोई नोटिस, कहीं नहीं। इस देश को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में ले जाया जा रहा है, जिसे कहते हैं अराजकता की तरफ ले जाया जा रहा है। और अगर ये हो गई तो फिर इसकी वापसी बहुत मुश्किल होगी। शकील जी ये बताइए, शकील जी एक बात बताइए कि कांग्रेस इसके आगे क्या करने जा रही है? ठीक है, एक दिन आपने प्रदर्शन कर दिया, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, आप एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं, थाने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रहे हैं, फिर कांग्रेस क्या करेगी? उधर तो दूसरा पक्ष जो है सत्ता पक्ष, वो राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक रूप अख्तियार करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। ऐसे में क्या कर रही है कांग्रेस? छोड़ने वाली नहीं है। उसके सबसे बड़े नेता की जान को खतरा है, उसकी जान को धमकी दी गई है। और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए भी है, ये मीडिया के लिए भी है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि क्या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है, कोई संविधान है, या कोई भी किसी को, और ये कोई भी नहीं है, ये सरकार के लोग हैं, कह दें कि हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप आतंकवादी हो, आपकी जबान काट दी जाएगी। देखिए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सरदार पटेल को भाजपा बहुत याद करती है, हमने उस दिन ही बताया था, और यह बताना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी की हत्या के पहले कांग्रेस का विरोध करके, और वह भी इस कठोरता से, न अस्तित्व का ख्याल, न सभ्यता व शिष्टता का ध्यान रख के, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी थी। सांप्रदायिक विष से भरी सारी स्पीचेस थी। उस जार का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहना पड़ी। सरदार पटेल ये लिख रहे हैं गुरु गोलवलकर को, आरएसएस के संघ प्रमुख को। आज वही स्थिति है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और इंदिरा गांधी के टाइम पे, अभी कल परसों ही यहां पे चन्नी जी आए थे, चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, और प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने क्या कहा था कि आरएसएस ने दबाव डाला इंदिरा गांधी के ऊपर। आडवाणी ने खुद कबूल किया और पहले स्वर्ण मंदिर पे हमला करवाया। और उससे भी खतरनाक बात कि फिर इंदिरा गांधी को एक शत्रु की तरह पेश किया कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया, और इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे ही माहौल बनाया गया, लिंचिंग हुई,
हत्या हुई इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की हत्या हुई और राजीव गांधी के टाइम पे। ये सब भूलने की बातें नहीं है। राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा, वही एसपीजी सुरक्षा जो राहुल की वापस ली गई है, एसपीजी सुरक्षा 1989 में राजीव गांधी की वापस ली थी और राजीव गांधी मारे गए थे, और राहुल गांधी की भी एसपीजी वापस ली है ना। क्यों ली एसपीजी वापस आपने? इतना बड़ा खतरा। आपने कहीं देखा कि सरकार की तरफ से एक लाइन आया हो कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी की समीक्षा की जा रही है, रिव्यू किया जा रहा है? कंगना रनौत की सिक्योरिटी की रिव्यू रोज होता है, तमाम और दूसरे नेताओं के रिव्यू और होते हैं। कोई खबर आई एक भी लाइन की? तो ये काम तो सरकार का है। कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, एक पार्टी के तौर पे कांग्रेस तो करेगी, मगर पहला काम सरकार का है, दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट का है, तीसरा काम इस देश की जनता का है। जी, जनता को भी तो उठ के बाहर आना पड़ेगा। तो ये सब अगर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, देश जो है इसी तरह से एक बहुत बड़ी समस्या में 1947 से घिरा हुआ है। कांग्रेस के 2 नेता मारे गए, और अगर आप कांग्रेस के 3, महात्मा गांधी भी कांग्रेस के नेता थे, 3 नेता मारे गए, और इस परिवार के 2, इंदिरा और राजीव, इस परिवार के 2 और कांग्रेस के 3। तो ऐसे ही विषाक्त माहौल इंदिरा गांधी की हत्या के पहले बनाया था और महात्मा गांधी की हत्या के पहले बनाया था, आज ये फिर बनाया जा रहा है। ये स्थिति बहुत भयानक है, शब्दों से परे है, और इसमें सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। इन्हें देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, आज 2 दिन हो गए, संडे को आप छोड़ दीजिए तो मंडे 3 दिन हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोर्ट को क्या कर रही है कोर्ट? कोर्ट क्यों नहीं कह रही क्या राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए हो रहा है? और कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, 2 दिन बाद, मतलब कल से, मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज में जी। और वहां पे अगर किसी ने उनसे पूछ लिया ये सवाल, तो ये होगा नहीं, कि वो उल्टे हमारे यहाँ के मीडिया, वो मौका नहीं आएगा शकील जी, वो पूछने का मौका नहीं आएगा। सड़क चलते किसी ने पूछ लिया, रास्ता निकलते किसी ने पूछ लिया, कहीं पूछ लिया, सवाल वो नहीं है कि मौका आएगा या नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि अगर पूछ लिया, जैसा पिछली बार पूछा था, तो यहां पे मीडिया से कहा जाएगा, हमारे मीडिया से, कि उस आदमी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दो, उस पत्रकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दो जी। किल द मैसेंजर, किल द मैसेंजर। किसने पूछा, कैसे पूछा? समस्या देखिए बहुत बहुत व्यापक है ये। अब ये छोटी समस्या में नहीं रही है। सवाल सीधा ये है कि इस देश में कानून व्यवस्था की, संविधान की स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी। राहुल गांधी 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला था, उसके लिए। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि राहुल जनता की आवाज उठा रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं जी, सच की आवाज उठा रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर देश ने एक देश की तरह, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, हमें राष्ट्र के रूप में काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो परिणाम बहुत ही घातक होने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। और क्या इस बात को देश का जो सत्तारूढ़ दल है वो नहीं समझ रहा? क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जिस दिशा में उनके ही लोग, उनकी पार्टी के, उनकी सहयोगी पार्टियों के लोग जो बयान दे रहे हैं, वो बयान कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने वाले बयान नहीं हैं? क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? और मीडिया के जरिए इन बातों को ढकने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 2 दिनों से देखने में वो आ भी रहा है, और ऐसी ऐसी बातों को ढाल बनाकर पेश किया जा रहा है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि कभी सोनिया गांधी ने तो इनको मौत का सौदागर कह दिया था, तो कभी इन्होंने कहा था कि लाठियां पड़ेंगी। ये सारी बातें जो उठाई जा रही हैं, इन बातों से क्या राहुल गांधी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो भड़काऊ बयानबाजियां हो रही हैं, इससे ये बातें दब जाएंगी? क्या आज की तारीख में आप लिंच मॉब तैयार नहीं कर रहे? बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी और तह में जाते हैं। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखा जाए, क्या लगता है आपको कि अब राजनीति इसी दिशा में चलेगी जहां नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस ढंग से हमले करो, इतना ज्यादा? क्योंकि अभी तक देखिए, थोड़ा सा इसको क्रमवार समझें। राहुल गांधी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि उनके दिए गए बयानों को तोड़ मरोड़ कर आईटी सेल ने वैसे पेश किया कि उनको कुछ और बनाने की कोशिश की गई, कि उनके जैसा बुद्धू इंसान नहीं है।
जिसको समझ में कोई बात नहीं आती, जो राजनीति समझता नहीं, ये सारी बातें करने की कोशिश हुई, लेकिन सब कुछ देश की जनता ने धराशायी कर दिया। अब यहां से क्या एक नई, जो कहते हैं ना कि अब स्टेज 1 हम सफल नहीं हुए तो स्टेज 2 पे आ जाओ, ये फॉर्मूला ठीक नहीं रहा तो दूसरे फॉर्मूले पे आ जाओ। क्या इतने सालों से आप भी देश की सियासत को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे सुनील शुक्ला जी कि क्या ये स्टेज 2 वाली बात है, जहां पे अब देश में की जनता में इतनी ज्यादा नफरत घोल दो, इतनी ज्यादा नफरत कि यहां से वो मार काट पे उतारू हो जाए, क्योंकि धमकियां या ऐसी बातें कि उसका ये कर देना चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, ये क्या मतलब है, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, क्या मतलब है, उसको देश से बाहर कर देना चाहिए, इन सब के कुछ तो मतलब होंगे। कोई जन नेता ऐसी बात कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। बीजेपी से आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? बीजेपी ने कब नफरत की राजनीति नहीं की? लेकिन सरकार से तो उम्मीद की ही जानी चाहिए ना सुनील जी। तो सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो बीजेपी की है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी हमेशा से चुनौती रहे हैं। आपने कहा सेकेंड फेज, बिल्कुल सही है। पहले फेज में इस बात की पूरी कोशिश की गई, पार्टी संगठन के रूप में और संस्था के रूप में सरकार ने, कि राहुल गांधी को एक अविश्वसनीय नेता के रूप में निरूपित किया जाए, एक ऐसे नेता के रूप में निरूपित किया जाए जिसकी राजनीतिक समझ नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए जो केवल सुविधाजनक जीवन जीना चाहता है, आम आदमी के दुख सुख से उसको कोई लेना मतलब नहीं है। और इसीलिए उनको एक पप्पू का नाम दिया गया। यह अभियान लगातार चला करीबन 10 सालों तक, लेकिन 2019 के बाद से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे अभियान को खत्म कर दिया अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और लोगों के बीच में उन्होंने एक जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। एक विश्वसनीय नेता के रूप में उभर करके आ गए। इनका पब्लिक कंडक्ट जबरदस्त हो गया। अब सवाल है कि जब आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी, और उसी नेता से इस पार्टी को खतरा है कि पैन इंडिया अगर किसी नेता का असर है, अपील है, विश्वास है, तो राहुल गांधी की है। तो अब राहुल गांधी को जिस जगह पर रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो सफल नहीं हो पाया। अब आपको एक माहौल बनाना है कि अब आप इनको देशद्रोही साबित कीजिए, इनको देश के खिलाफ बताइए, इनके खिलाफ इस तरह के जहरीले बयान दीजिए कि लोगों के मन में जो विश्वास पनप रहा है वो और दूर हो जाए। ये संभव नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इस बात को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। किसी भी लोग और ये तरीका क्या है कि जब आप अपने विरोधी को राजनीतिक स्तर पर उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी तो किसी नेता के बारे में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कभी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए, चाहे अमित शाह जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं किया। राहुल गांधी ने तो स्मृति ईरानी जी के चुनाव पराजय के बाद जब इंडिया दल समूह या कांग्रेस के लोगों ने उनके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी की, उस पर आपत्ति दर्ज की कि किसी नेता के बारे में इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। चुनाव हारना जितना लगा रहता है, ये राजनीति का क्रम है, चुनावी राजनीति के ये पक्ष है। लेकिन अगर आपके पास, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। राहुल गांधी के पास ये बताने के लिए है कि उनके मन में जो इस सरकार की विफलताएं हैं, उससे जो प्रभावित स्थितियां, उससे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उनको लोगों के साथ संवाद कायम करने के लिए मौका है, लोगों के बीच जाने का मौका है, लोगों के बीच बैठ करके बात करने का मौका है, और इन चीजों का उपयोग करने एक नेता के रूप में उन सभी लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं, या वो उन लोगों के बीच में सीधे जाकर के मिल रहे हैं। सरकार ये काम नहीं कर रही है। पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो ये काम नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी ने जो चुनौती प्रस्तुत कर दी, उसका काट आपके पास क्या है? आप कैसे इसको अप्रभावी बना सकते हैं? कोई राजनीतिक तरीका आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास कोई राजनीतिक तरीका नहीं बच गया, तो यही माध्यम है जो आप जिस तरीके को आपने अपना रखा है। लेकिन लोकतांत्रिक परिवेश में इस चीज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को निश्चित रूप से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हस्तक्षेप करना चाहिए कि वह इस तरह के बयानबाजियों को रोके।
बयान न केवल रोके बल्कि इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। कितने मुकदमे दर्ज कराए हैं बीजेपी ने? अब जो उनके नेताओं के बारे में अगर किसी ने कोई बात कह दी, जो नहीं कही है उसको भी लेकर के मुकदमे दर्ज करा दिए गए। आप सोचिए कि राहुल गांधी का जिस मुद्दे को लेकर के न्यायालय में उनको सजा हुई, उनके सदस्यता गई, क्या उन्होंने वो बात कही थी? पब्लिक डोमेन में तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक निरूपित किया, मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा चला, मुकदमे में वो हारे और उनके सदस्यता चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार इन चीजों के प्रति, अगर किसी के मान सम्मान को लेकर के वो इतना संवेदनशील है, तो किसी व्यक्ति के, किसी विपक्ष के, और किसी को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो विपक्ष का नेता है, उसके जान से मारने की धमकी दी जाए, उसके जीवन के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की जाए, एक वातावरण बनाने की कोशिश की जाए, तो उसको क्रियाशील होना चाहिए था, इस कौर का मिर्जा से लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उसके राजनीति करने का तरीका ही रहा है कि आप जो राजनीतिक रूप से अगर आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के आप नैरेटिव्स को बनावे। वो हमेशा से करती रही है और आज भी कर रही है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई। और अलगाव की राजनीति, समाज में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने की राजनीति तो लगातार करते रहे, यही उनकी पूंजी है। इसके अभाव में वो किस बिना पर लोगों के बीच में जाएंगे और अपना जन समर्थन हासिल करेंगे? यह सरकार यह पार्टी अपने गवर्नेंस की बात नहीं करती, अपने नीतियों कार्यक्रमों की बात नहीं करती, 10 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता की उपलब्धियों, सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं करती, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की बात नहीं करती। अभी भी आप उसी डरे पर है। अभी आप इस 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के भाषण हुए 2 जगह, एक डोडा में, एक कुरुक्षेत्र में। अरे 10 साल से आप हरियाणा में सरकार में हैं, आप उसकी बात कीजिए। अभी भी आप जो कांग्रेस के पुराने नेताओं के खिलाफ आप अतीत जीवी बने हुए हैं, उन्हीं नेताओं की आलोचना, उनके कार्यक्रमों की आलोचना, उनके कथित कमियां, उसी के भरोसे आप राजनीति करना चाहते हैं, कैसे चलेगा? राहुल गांधी बड़ी चुनौती हो गया राजीव जी। राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता की स्थिति नहीं है, राहुल गांधी इस पूरे सत्ता के लिए चुनौती बन गए। और वह जो उन्होंने चुनौती प्रस्तुत की है, वह अपने राजनीतिक गतिविधियों से उन्होंने हासिल किया। यह विश्वसनीयता और यह जो ताकत उन्होंने बटोरी है, पाई है राहुल गांधी ने, इसका कोई विकल्प बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? कि बीजेपी को अपने गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी, गवर्नेंस के नाम पर उसके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इस तरह के बयान दिलवाएंगे कि लोगों के अंदर जो बढ़ता हुआ विश्वास है, हो सकता है किस तरह के बयानों से वो कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक नेता की लोकप्रियता को आप उसके खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींच के ही कम कर सकते हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप राहुल गांधी के द्वारा अपनाई जा रहे नीतियों कार्यक्रमों की आलोचना करके उनको अलोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन नीतियों के खिलाफ आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यह जरूर निश्चित रूप से, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जो अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और इस तरह से सड़क पर प्रतिकार की आवश्यकता है। अगर सड़क पर प्रतिकार भी कांग्रेस नहीं करेगी, तो इन मुद्दों को, इन विषयों को जनता के बीच में नहीं ले जा पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इन मुद्दों को सड़क पर प्रतिकार अगर नहीं करेगी तो कैसे जनता के बीच लेके जाएगी। जनता को भी यह समझना होगा कि आखिर आप किसी को पसंद करें या ना करें, लेकिन किसी की जान लेने का हक आपको नहीं है। और यही यहां कराने की कोशिश हो रही है। आपके जरिए कहीं ना कहीं आपके दिलों दिमाग में इतनी नफरत भर दी जाए कि आप अपने जिसको आप पसंद करते हैं उनके कहे हुए बातों को मानने लगते हैं, और यहां से उनकी राजनीति तो शुरू होती है, लेकिन आप कहां जाते हैं। मैं यहां राहुल गांधी या और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं। आपके अंदर इतनी नफरत भर दी जाए कि आप फिर उसके लिए एक्ट और रिएक्ट करना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा? फिर परेशानी आपको ही बढ़ेगी। किसने बताया, क्या करने बोला, इससे नहीं होता है। ये समाज, ये देश और
हमारा अतीत, ये सब कुछ अगर आप झांक के देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं। इसके पीछे की राजनीति जरा समझने की जरूरत है, जिसके बारे में सुनील शुक्ला जी कह रहे थे और शकील अख्तर जी भी उसी दिशा में अपनी बात रख रहे थे। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि देश की सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल, जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी में चले जाओ, और यह प्लान बी है क्या? राहुल गांधी के ऊपर निजी हमले होते रहे, अब उनके ऊपर ऐसे हमले यानी शारीरिक कष्ट पहुंचाने या जान लेने तक की बात हो रही है। कैसे देखा जाए और इसको सियासत से कैसे जोड़ा जाए? देखिए राजीव जी, ये बात पूरी की पूरी उल्टी पड़ रही है मोदी जी को। वो कैसे उल्टी पड़ रही है मैं बताता हूं। लेकिन पहले तो कांग्रेस ने आज जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात है, और वो बड़े वकील हैं, कोई बात हल्के में नहीं करेंगे। उन्होंने एक गहरी तैयारी कांग्रेस की कानूनी तैयारी की तरफ इशारा किया है। जाहिर सी बात है कि उनको कहीं से कोई आश्वासन है, कोई उनकी रणनीति है, जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। तो ये बयान देने वाले आज नहीं कल मुश्किल में पड़ेंगे। मैंने अभी कह दिया कि ये बयान नहीं राजीव जी, ये कोरी धमकियां हैं और आपराधिक हैं। इन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। किसी को कोई धमकी देना कि तुमको जान से मार देंगे, ये सलाखों में किसी को ले जाने के लिए काफी है, और खासकर ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। जिम्मेदारी इसमें लोकसभा स्पीकर की भी है, क्योंकि उनके सदस्य को धमकी दी जा रही जान से मारने की, जबान काटने की, शारीरिक हानि पहुंचाने की। लेकिन जरा इसकी राजनीति में आए, इसके राजनीति के राजीव जी दो पहलू हैं। एक तो हम लोगों ने लगातार चर्चा की है यहाँ पे पिछले 3-4 दिन में, जब से धमकियां शुरू हुई आना, कि एक लिंच मॉब तैयार करने का काम हो रहा है। ये कोई रैंडम बयान नहीं है, एक के बाद एक बयान एक ही तरीके की भाषा में आए हैं। तो इन लोगों को कोई सपना नहीं आ गया कि 4-5 लोग अलग अलग शहरों में ये बयान दें। ये कहीं से संचालित होते हुए दिखाई देते हैं। पहली बात, ये सुनियोजित है। इसको कांग्रेस ने भी कहा कि ये प्लान्ड है, और इसके पूरी संभावना है कि ये सुनियोजित है और कंट्रोल्ड है कहीं से। अब इसकी योजना क्या है? एक तो है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक लिंच मॉब तैयार हो जाए, वो डर जाए, वो बोलना बंद कर दें। दूसरा, उसका जो राजनीतिक मतलब है वो सिंपल सा ये है राजीव जी, कि जातिवाद, जनगणना और आरक्षण के 50% की सीलिंग का जो नैरेटिव है वो भारी पड़ रहा है, और उसके इंडिकेशन इनको हरियाणा से आ रहे हैं। उस वजह से ज्यादा बेचैनी है। और दूसरा, राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं, और उसका असर हो रहा है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी खत्म हो चुका, वो हिस्ट्री है। 56 इंच की कहानी गुजर गई। ये जो कहा नरेंद्र मोदी ने कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इसी रेफरेंस में कहा कि खत्म हो चुका है 56 इंच, कोई ब्रांड मोदी अब नहीं बचा है। ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, उसकी बेचैनी है। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन से, खासकर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद, नरेंद्र मोदी बड़े अग्रेसिव हो गए हैं। उनको अचानक से अपना ब्रांड रिवाइव करने की जो है वो दिखाई दे रही कि आवश्यकता है, बहुत अर्जेंट आवश्यकता है। और ब्रांड रिवाइव कैसे कर रहे हैं? नफरती भाषणों से। अब ये जो 5-6 लोग जो ये धमकियां दे रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? 2 चीजें हो रही हैं राजीव जी। एक, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस यूनाइट हो रही है और ज्यादा। कांग्रेस का वर्कर सड़क पे आ रहा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ रही है। और दूसरा, एक और चीज हो रही है
राहुल गांधी के कुछ बयानों को लेकर बीजेपी ने और इनके आईटी सेल ने आलू सोना वाला प्रयोग किया, यानी वीडियो को तोड़ मरोड़ करके उसको आरक्षण विरोधी करने का काम किया काम। और उसका मीडिया ने भी, इन्हीं के मीडिया ने उसको उछाला भी। एक बीजेपी को उसका श्रोता वर्ग मिल रहा था उस थ्योरी को। कांग्रेस भी थोड़ा सा डिफेंसिव थी और अब देखिए वो सब बातें खत्म हो गई। इन बयानों ने क्या किया कि न्यूज का एजेंडा ही बदल दिया। जो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को थोड़ी सी एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्बो रूम मिल रहा था, जगह मिल रही थी घुसने की उस नैरेटिव में, आरक्षण के नैरेटिव में, आलू सोना के वीडियो के जरिए ही सही, लेकिन मिल रही थी क्योंकि मीडिया का सपोर्ट था। अब वो खत्म हो गया, खुद ही इन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई बहुत क्लेवर स्ट्रेटेजी नहीं है ये, क्योंकि ये चलने वाली नहीं है। आप किसी को जान से मारने की धमकी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कब तक बना सकते हैं? ये कोई रणनीति है? तो बीजेपी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में इसमें बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से वापस लौट के फिर आप उस आलू सोना के वीडियो में जाएंगे तो संभव नहीं होगा, वो तो निकल गया। तो एक जो राहुल गांधी के खिलाफ एक मौका मिल गया था बीजेपी को, जिसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिल भी रहा था, वो खुद उन्होंने खत्म कर दिया। अब एक सवाल, मेरा सवाल जो है वो बीजेपी से, तो कल हम लोगों ने पॉडकास्ट किया और इस पे बहुत लंबी चर्चा की हम लोगों ने जी, लेकिन एक सवाल बीजेपी की खामोशी पे, और बीजेपी से ज्यादा ये सवाल टीडीपी और जेडीयू की खामोशी पर भी है। क्या राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियों पे आप साथ में हैं? और अगर आप साथ में नहीं है तो आपकी पोजीशन क्या है? इतना बड़ा अगर कोई और कोई एक दो बयान नहीं है, कोई छोटे मोटे नेताओं के बयान नहीं, मंत्री स्तर के बयान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बयान है, और बयान नहीं धमकियां हैं। उस पे अगर टीडीपी और जेडीयू नहीं साथ में है, और इसमें भी बीजेपी के साथ है अगर वो, तो उनको मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं उनकी राजनीति के लिए। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू यानी नीतीश कुमार, ये दोनों क्या सोचते हैं राहुल गांधी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ऐसे धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें जान से मारने की धमकियां रिपीटेडली बिल्कुल रिपीट किए जा रहे हैं। संजय गायकवाड़ ने 2 दिन पहले जीभ काटने की बात कही, आज कांग्रेस के कुत्ते कह रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? उसी तरह अनिल भोंडे जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपने देख लिया, वो जीभ दागने यानी जलाने की बात कर रहे हैं। और बाकी उधर रघुराज सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, वो आतंकी कह रहे हैं, आतंकी मारवा भी कह रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बातें कह रहे हैं देश से निकाल देना चाहिए, मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, ऐसी बातें करने वाले लोगों के साथ हैं क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू? अगर बीजेपी नहीं कुछ बोल रही है तो क्या ये दोनों, इनका स्टैंड भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन विपक्ष किसके साथ है, किसके साथ नहीं है? एमके स्टालिन का बयान अभी ट्वीट के जरिए आया है, जरा उसको देख लेते हैं और सीधा हेमंत जी आपके पास आता हूं। एमके स्टालिन सीएम हैं तमिलनाडु के, लिख रहे हैं मीडिया में आई खबरों से गहरा सदमा लगा है कि भाजपा नेता ने धमकी दी है कि राहुल गांधी का भी उसकी दादी जैसा हश्र होगा, जबकि शिंदे सेना के एक विधायक ने राहुल गांधी की जीभ काटने पर इनाम घोषित किया है। उन्हें अन्य धमकियां भी मिल रही हैं। मेरे भाई राहुल गांधी के करिश्मे और बढ़ते जन समर्थन ने स्पष्ट रूप से कई लोगों को बेचैन कर दिया है, जिसके कारण इस तरह की घिनौनी धमकी दी जा रही है। एमके स्टालिन मेरे भाई राहुल गांधी लिख रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं ये घिनौनी धमकी दी जा रही है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के करिश्मे और बढ़ते जन समर्थन ने स्पष्ट रूप से कई लोगों को बेचैन कर दिया है। आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास, बिहार में है और बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं बिहार की सियासत को भी, देश की सियासत को भी देख रहे हैं। अभी जो बात प्रशांत टंडन जी कह रहे थे उस बात में कितना दम है और क्यों
नीतीश बाबू भी चुप हैं, चंद्रबाबू भी चुप हैं और मोदी बाबू, अमित शाह बाबू जो हैं भाई भाई वो भी चुप हैं। क्या कारण हो सकता है? तो राजीव जी, जो नीतीश कुमार की जो स्थिति है, तो नीतीश कुमार तो एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को भाजपा के हवाले किया हुआ है। अभी तक जो स्थिति है, जो पूरे पार्टी पर जिन लोगों का नियंत्रण है, जिन लोगों के जरिए निर्णय लिए जाते हैं, तो ये स्वाभाविक लग रहा है कि नीतीश जी नहीं बोल रहे हैं। नीतीश जी अपने निजी कारणों से भी, अपने स्वास्थ्य कारणों से भी, और दूसरे की पार्टी पर जिस तरह के लोगों का कब्जा हो गया हुआ, सरकार पर जिस तरह के लोगों का प्रभुत्व है, उसको देखते हुए लगता है कि नीतीश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस बात को समझा जा सकता है। तो और चंद्रबाबू नायडू जो है, उनको उनकी जुबान नहीं खुल रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्योंकि अगर आप इस तरह से इन चीजों पर चुप रहेंगे तो बारी तो कल आपकी भी आनी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो ये साबित किया है कि जो दल उनके साथ रहे हैं, जो नेता उनके साथ रहे हैं, उनको मिट्टी में उन्होंने मिलाया है। और अभी बीजेपी का और नवीन पटनायक का उदाहरण सबसे ताजा उदाहरण है, उसको देखना चाहिए। तो आप मोदी भक्ति में इतने नहीं डूब जाएं कि आप इस तरह के मामलों में राहुल गांधी की जब जान लेने की जब बात की जा रही है, उनकी जुबान काटने की बात की जा रही है, तब आपकी जुबान अगर नहीं खुल रही है तो कब खुलेगी आपकी जुबान? तो ये एक बहुत ही ये खतरनाक स्थिति है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ हम लोग देख रहे हैं उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि इस देश में की सत्ता पर जो पार्टी काबिज है, जो नेता काबिज है, वो बिल्कुल सामाजिक अन्याय की ताकत है। सामाजिक अन्याय की ताकतों का इस देश की सत्ता और शासन पर कब्जा है। सामाजिक अन्याय की विचारधारा का इस देश की सत्ता और शासन पर कब्जा हो गया हुआ है। और आतंकवाद के स्रोत वाली पार्टी का इस देश पर कब्जा हो चुका है। इस देश में आतंकवाद की शुरुआत महात्मा गांधी की हत्या से हुई थी, और उस आतंकवाद को बढ़ावा देने में, उस आतंकवाद को पालने पोषने में हिंदुत्ववादी शक्तियों का, हिंदुत्ववादी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ था। उसमें आरएसएस भी थी, उसमें हिंदू महासभा के लोग थे। तो ये लोग क्या बात करते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं? उस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, एक एक नहीं दो कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी ने कुर्बानी हुई। तो ये लोग जो राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं, तो इनके विचारधारा में है ये एक समुदाय विशेष के, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। तो जिनका पूरा विचार विमर्श ही जो है वो नफरत की बुनियाद पर टिका हुआ है, वो अपने सामने में किसी विपक्ष के नेता को, किसी दूसरे असहमत समूह को देखना पसंद नहीं करता है। और इसमें तमाम लोग शामिल हैं उनके, वो प्रधानमंत्री हो, वो उनके नीचे के नेता हो, सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं। अंतर करना मुश्किल हो गया हुआ है कि कौन व्यक्ति जो है वो मॉब लिंचिंग की भाषा बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, या उनका नीचे का कोई नेता बोल रहा है। सब एक ही तरह की बात बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये लग रहा है कि इस देश को एक तरह से फेल्ड स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। और ये इस तरह की जब कोशिश होती है, तो जो ऐसी ताकतें हैं, उन ताकतों को मजबूती मिलती है एक तरह से, क्योंकि उनको लोकतंत्र से, संविधान से, कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि एक भीड़ तंत्र के जरिए देश पर शासन किया जाए, देश के शासन तंत्र पर काबिज हो जाया जाए। तो भीड़ तंत्र का जो पूरा जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान इनको गाइड करता है, इनको संचालित करता है। तो इसलिए देश में किसी भी कानून व्यवस्था, किसी भी संविधान की परवाह नहीं करते हैं, और सब लोग एक ही तरह की भाषा में बात करते हैं। इसलिए मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जी नहीं कुछ बोल रहे हैं, और वो सिर्फ व्यक्ति का ही सवाल नहीं है। अलग अलग घटनाओं पर अगर आप जाकर देखेंगे, राहुल गांधी के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, मणिपुर के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, असहमत समूहों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का व्यवहार होता है। तो ये पूरा जो इनकी जो पूरी वैचारिकी है, वो नफरत की बुनियाद पर टिकी हुई है। और इसलिए ये चाहते हैं कि इस देश को उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाए, हिंसक और उग्र बनाया जाए इस देश के पूरे माहौल को। और ये खतरनाक ढंग का क्या साइन है
और लेकिन ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि अब वक्त फिर आ गया है कि संपूर्ण विपक्ष को बड़ा एक राजनीतिक कार्यक्रम लेना चाहिए देशव्यापी, और इनके खिलाफ पूरे देश में एक अभियान चलना चाहिए कि कैसे ये देश में शांति और सद्भाव को खत्म करना चाहते हैं, जो विपक्ष की आवाज है उसको दबाना चाहते हैं। और ऐसे मौके पर कस्टोडियन तो सांसदों के, लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के सांसदों के कस्टोडियन राज्यसभा के सभापति हैं, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिन लोगों को, जो लोग वहां बैठ करके मुंह देखते रहते हैं, मोदी जी जब हंसेंगे तो उनकी हंसी छूटेगी, मोदी जी जब गंभीर हो जाएंगे तो गंभीर हो जाएंगे, और बाकी विपक्ष का उपहास उड़ाएंगे। तो ये लोग जो संविधान की तरफ से जो कस्टोडियन है, ये कस्टोडियन लोग भी चुप बैठे हुए हैं। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है राजीव जी, और इस स्थिति के खिलाफ मुझे लगता है कि इस देश में जनता के बीच जाने की जरूरत है, और संपूर्ण विपक्ष को इसके खिलाफ एकजुट होकर के उतरने की जरूरत है। समय की अब मांग है। ये राहुल गांधी का, किसी कांग्रेस पार्टी का मुस्तैद नहीं रह गया हुआ है। यह देश क्या शांति और सद्भाव के माहौल में आगे बढ़ेगा, या हिंसा और हिंसक और उग्र होता चला जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, एक छोटा कमेंट आपसे। क्या ये एक एक्सट्रीम हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में, जो अभी तक पिछले 10 साल से जो हम लोग देखते आए, इसमें ये स्थिति नहीं थी जहां आप सीधे जान से मारने की धमकियां आपकी पार्टी के लोग दे रहे हैं और आप चुप हैं? क्या ये एक्सट्रीम है या इससे भी आगे हम देखेंगे? नहीं, आप अतीत में भी आप देखिए बीजेपी का रवैया। आप किसको राजनीतिक तरीके से चैलेंज किया? बीजेपी ने अपने किस प्रतिद्वंदी को राजनीतिक तरीके से इन्होंने चैलेंज किया? अतीत में आप देखते चले जाइए। और अगर आप राजनीतिक रूप से किसी को चैलेंज करते हैं तो राजनीतिक रूप से आप सबका मुकाबला करते हैं, उसके कार्यक्रमों, चुनौतियों, नीतियों को आप चैलेंज करते हैं कि नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है, हम जो बात कर रहे हैं वो सही है। राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कब विचारधारा की लड़ाई लड़नी शुरू की? बात तो ही करते हैं लोग, और हमेशा जब आलोचना भी करते हैं तो एक घृणा, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक घृणा का भाव भर दिया जाए। ये तो होता रहा है। महात्मा गांधी का भी मुकाबला इन्होंने कैसे किया? महात्मा गांधी के खिलाफ कोई वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे कि महात्मा गांधी जो स्वराज की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जो जाति प्रथा के विरोध में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या आप वैचारिक स्तर पर उनका मुकाबला कर रहे थे? एक अलग तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे वो, और वो स्थिति सामने आ गई। तो आजादी के काल से लेकर के आगे के दिनों में भी आप यही पाएंगे कि एक सामने वाले व्यक्ति को आप राजनीतिक मुकाबला किसी से नहीं करते। और राहुल गांधी की चुनौती जितनी बढ़ती चली जाएगी राजीव जी, आप ध्यान रखिएगा, यह आक्रामकता उनके खिलाफ और बढ़ेगी, क्योंकि सत्ता के छूटने का मोह है ये। राहुल गांधी ने इस सत्ता के ऊपर को चैलेंज किया है। यह जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि जो मोदी जी का आकर्षण था वो खत्म हो गया, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि जो मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज थी वो सिकुड़ गई, ये बातें सीधे सीधे ये है कि आपकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। वह असुरक्षा का भाव जितना बढ़ेगा, राहुल गांधी के प्रति आक्रामकता और बढ़ेगी, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी आने वाले दिनों भी आपको दिखाई पड़ेगा। हरियाणा के चुनाव में क्या स्थिति हो रही है? बीजेपी के नेता लोग वोट तक नहीं मांग पा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री जैसे अमित शाह जी जैसे ताकतवर और रणनीतिकार को भी सभा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वो 20 से अपनी सभा छोड़ के चले जा रहे हैं। बीजेपी तो बीजेपी जो इनके सहयोगी दल रहे हैं हरियाणा में, या आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में, इनके लोग, उनके नेताओं को जबरदस्त प्रतिकार का सामना करना पड़ रहा है। कोई सोच सकता था कि कुलदीप बिश्नोई को लोग दौड़ा लेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र में, जहां भजन लाल जी की लोकप्रियता चरम पर रही है, वहां लोग उनको चुनाव प्रचार करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि केवल बीजेपी से इनका संपर्क रहा है या बीजेपी के उन्होंने साथ दिया है। और बीजेपी के नेताओं की स्थिति जो है मैंने सबके सामने है। तो राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की आक्रामकता का मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चिंताजनक यही बात है कि जो ये एक घृणा का माहौल उनके प्रति पैदा किया और एक समूह तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए।
जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये प्लान बी जो है ये कारगर साबित हो सकता है नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के लिहाज से? देखिए राजीव जी, जब ये किया जा रहा है तो इसका मतलब प्लान भी तैयार तो किया गया है। अब कारगर होता है या नहीं होता है ये तो बात की चीज़ है, और बीजेपी ने इस पर क्या सोचा है ये तो बीजेपी जाने। लेकिन मुझे लगता है कि ये कारगर नहीं होगा। अगर बीजेपी ने इस पर सोचा है तो ये बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि राहुल गांधी का राजीव जी जो नारा था डरो मत, उस डरो मत के नारे से ही घबरा करके इस तरीके की बातें सब की जा रही है। यानी कि देश को डराने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि इसके पीछे इरादे भी नेक ना हो, ये भी हो सकता है, सारी बातें हो सकती हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनौती पेश की और ये लग रहा है कि अगर राहुल गांधी ना होते, राजीव जी आप देखिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले क्या देश के अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई सुगबुगाहट दिखाई पड़ती थी राजनीतिक तौर पर? क्या ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जो है, जो 303 के उसके साथ बैठे हुए हैं सत्ता में, इनको कोई हिलाने वाला है? क्या कहीं इस तरीके की कोई चर्चा होती थी? लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सवाल उठने लगा कि नरेंद्र मोदी अब कितने दिन के मेहमान है प्रधानमंत्री के तौर पर। और उसके बाद देखा नरेंद्र मोदी ने इसको देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी के चुनाव अभियान में और राहुल गांधी के सीधे सीधे जो चुनाव के दौरान मुद्दों के आधार हमले थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ला दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पे ला दिया, और नरेंद्र मोदी को सत्ता जाना पड़ा, ये कहना पड़ा कि वो अविनाशी है और ईश्वर का अंश है। यानी हार सामने नरेंद्र मोदी को भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। तो राजीव जी, बीजेपी को लगता है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि राहुल गांधी अगर हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड की बात की जा रही है, राहुल गांधी ने जो अमेरिका में कहा भी कि उनका ब्रांड अब खत्म हो गया है, तो उनको लगता है कि ये ब्रांड अब खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजीव जी दूसरी दिक्कत ये है कि उनके पास नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी तक कोई तैयार नहीं है। और जैसा कि अमित शाह कह चुके हैं कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो यानी आगे कोई संभावना भी नहीं है कोई दूसरी लीडरशिप जो है वो नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के अंदर तैयार होगी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जो राजनीति है राजीव जी, वो अपने सहयोगियों को भी तैयार कर रहे हैं, मतलब जो इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगी हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं और कांग्रेस को भी मजबूत कर रहे हैं। और खुद तो राहुल गांधी भी समझे ही जाते हैं कि राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। जनता इस बात को राजीव भी समझ रही है, और जनता ये भी समझ रही है कि अगर बेईमानियां नहीं हुई होती जैसा कि विपक्ष का आरोप है, तो शायद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ये जनता का भी राजीव सोचना, विपक्ष के आरोप भी। तो इस सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी को अगर खामोश नहीं कराया गया तो ये आने वाले समय में ब्रांड मोदी के लिए और खतरा हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए और खतरा हो सकते हैं। तो अब चुप किस तरीके से कराया जाए, चूंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि मैं जब बोलूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, वो नहीं बोलेंगे। और हमने देखा कि पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र से अनुपस्थित रहे, वहां से गैर हाजिर रहे। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी ने जो कहा कि जब वो बोलेंगे तो उस समय नहीं आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल की इस बात को सच साबित कर दिया। तो अब ये देखने में आ रहा है राजीव जी कि राहुल गांधी जो मसले उठा रहे हैं, राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं, उन सवालों के कोई भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाए उनको किसी तरीके से घुमा फिरा के उनकी न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़े। तो अब ये बीजेपी को लग रहा है कि राहुल गांधी ही सबसे बड़ी चुनौती सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा कि साहब उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, तो यानी कि बीजेपी के अंदर भी राजीव शायद कुछ ये चीजें शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी हटे तो उनकी जगह कोई दूसरा तैयार हो जाए। तो अगर ये है तो इसका मतलब ये लग रहा है नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी को कि ठीक है विपक्ष को राहुल गांधी मजबूत कर रहे हैं तो ठीक है अपनी करें, विपक्ष की राजनीति उसको करते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें पड़ जाएंगी, उनके जो चाणक्य समझे जाते हैं उनके लिए भी दिक्कतें पड़ जाएंगी। तो इसलिए ये सारी चीजें राजीव जी की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शकील अख्तर जी, क्या इन सब जितनी खबरें, जितनी घटनाएं, इन घटनाक्रमों के बीच ये वन नेशन वन इलेक्शन ये अभी लाने का क्या मतलब है? ज़रा ये समझना चाहता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि मुझे ध्यान है उस वक्त मुंबई में इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती को आकार दे रहा था, तब ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई थी। और उसके बाद अब आज जबकि जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, तब ये लाने का क्या मतलब? आज जब राहुल गांधी के खिलाफ
बीजेपी के लोग आग उगल रहे हैं और कांग्रेस के नेता सड़क पे हैं, तब वन नेशन वन इलेक्शन को लाने का क्या मतलब? आज जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपने 7 वचनों के साथ घोषणा पत्र जारी कर रही थी, तब इसको लाने का क्या मतलब? जरा समझना चाहता हूं। राजीव जी, बॉम्बे का आपने जिक्र किया, तो बॉम्बे में इसको ये तब लाए थे जब इंडिया गठबंधन बनने जा रहा था और राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था और इसमें गुलाम नबी आजाद को एक मेंबर बनाया था। उन्हीं गुलाम नबी आजाद को जो जम्मू कश्मीर के चुनाव से डरकर भाग चुके हैं। जब इनके सदस्य भाग चुके हैं तो इसका क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये गिमिक्स है, शगुफे हैं, ये लोगों को बहलाने की चीजें हैं, ये कि लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हट सके और लोग इन पे बहस कर सके। मूल समस्या बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था, इन सब से हटाने के लिए ही बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब करते रहते हैं। इन सब से क्या होगा? ये एक चीज थोड़ी करी है उन्होंने, बहुत सारी चीजें इन्होंने की है, लेकिन इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। और आज जो अभी इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है वो राहुल गांधी की सुरक्षा है। उससे बड़ा मुद्दा इस देश के सामने कोई नहीं है और इसका जवाब इस मीडिया को भी देना पड़ेगा। मीडिया इस जवाबदेही से बच नहीं सकता। वो इस सवाल को इस तरह उठा रहा है जिससे कि धमकी देने वालों को शय मिल रही, धमकी देने वालों को लॉजिक मिल रहा है, वो जस्टिफाई हो रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसलिए ये हो गया। देखिए, जो हम बार बार जिक्र करते हैं पुराने इतिहास का, वो इसीलिए जरूरी है, इसीलिए हम सरदार पटेल की बात करते हैं बार बार कि सरदार पटेल उस वक्त केवल भूत और वर्तमान को ही नहीं समझ रहे थे, भविष्य के बारे में ही बता रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री, उन्होंने लिखा है, इसमें लिखित की बातें बता रहे हैं हम, ऑन रिकॉर्ड है सारी। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस की गतिविधियों से सरकार और राज्य के अस्तित्व को ही खतरा। फिर से सुनाएंगे हम, आरएसएस की गतिविधियों से सरकार और राज्य के अस्तित्व को ही खतरा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने लिखा और आज वो खतरा सामने दिख रहा है। जिस फेल्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, उस फेल्ड स्टेट का एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया, हम नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बुलडोजर आप चला रहे हो, ये संविधान के ऊपर चला रहे हो और इसका जो महिमा मंडन कर रहे हो, ये उससे भी खतरनाक बात। ये भी एक वही विषय है, बुलडोजर के द्वारा संविधान को ध्वस्त कर देना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर देना, मेरी मर्जी, जो मैं कहूंगा वही होऊंगा। तो ये सबको समझ लेना चाहिए, पूरे देश को, सारे विपक्ष को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको, कि ये सबके साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिक्रियावाद की राजनीति होती है, ये ऐसा ही करती है। आप बताइए कि किसको छोड़ा इन्होंने? अभी जो है राहुल गांधी से पहले अखिलेश यादव को और यादवों को इसी तरह निशाना बनाया जा रहा था, अभी बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव पर इसी तरह के हमले हुए लगातार हो रहे हैं और अखिलेश यादव उसका मजबूती के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और वाजपेयी जी, वाजपेयी से बड़ा नेता बीजेपी में कोई और हुआ है? आज तो ये नहीं मानते, हमारा इतिहास तो यही कहता है। पहले प्रधानमंत्री जो सरकार लेके आए केंद्र में, उनके खिलाफ ऐसे ही बॉम्बे के अधिवेशन में इन्होंने नारे लगवाए थे। जब वाजपेयी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं गुजरात में, जब गुजरात पे वाजपेयी ने सवाल उठाए थे तो उसके बाद उनके खिलाफ भी नारे लगवाए गए थे और तोगड़िया जी तो रोए थे और अडवाणी को तो आपको रोने की इजाजत भी नहीं दी, वो रो भी नहीं सकते। किस किस को याद करोगे आप? ये सारी सच्चाइयां हैं जो ये बताती हैं कि जो भी असहमत होगा उसके साथ ऐसा ही होगा। हम किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जज लोया तो कांग्रेस ने ही सवाल उठाया था खुद ने जज लोया के ऊपर, तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कांग्रेस वाले, जज लोया पे सवाल उठाया था। हरेन पांड्या, उसके पिताजी अडवाणी जी के पास आके रोए हैं, हरेन पांड्या के। संजय जोशी आज भी हैं।
तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये इस बात की तरफ साफ इशारा है कि वे काम नहीं करेंगे, केवल बातें करेंगे और एक ऐसी भीड़ तैयार करने की कोशिश करेंगे जो भीड़ हुआ हुआ करते हुए जिस तरफ हाँक दी जाए उस तरफ चल पड़े। हालांकि भीड़ कम हो रही है, पहले 33% थी, अब उससे भी कम हो रही है। वो लोकसभा के चुनाव ने बता दिया, 240 पे रोका है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव फिर मोदी जी को जवाब देने जा रहे हैं। चाहे ये कुछ भी कर ले, राहुल के खिलाफ कितना ही जहर उगल ले, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज मतदान हो गया पहले फेज का, ये दोनों राज्य जवाब देंगे। और ये जवाब यही होगा कि देश जो है वो विकास की राजनीति चाहता है। देश ये चाहता है कि बेरोजगारी की समस्या का आप कोई ठोस समाधान करो। कृपा करके हमें यह न बताओ कि पकोड़े बेच के भी रोजगार मिल सकता है। महंगाई की समस्या का ठोस समाधान करो। कृपया हमें यह न बताओ कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूं। तो ये देश जो है एक बहुत ही गंभीर और संकट के मोड़ पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है, लेकिन इसका जवाब ये देश की जनता ही देगी, ये विपक्षी देगा। अभी आपने स्टालिन का सुनाया, स्टालिन ने बहुत गंभीरता से, बहुत कंसर्न के साथ अपनी बात कही है। बाकी लोग भी कह रहे हैं और भी लोग कहेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो मामला है इतनी आसानी से जाएगा नहीं जी। राहुल गांधी जो प्रेम की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, राहुल गांधी जो मोदी जी के लिए कहते हैं कि मेरी उनके साथ सहानुभूति है, राहुल गांधी किसके खिलाफ बोलते हैं? कभी बोला राहुल गांधी ने किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से? वो तो मोदी जी से गले मिलने भी पहुंचे थे लोकसभा के अंदर। तो राहुल गांधी से आपको राजनीतिक रूप से मुकाबला करना था, उसमें आप असफल हो चुके हैं। ये साबित हो गया पूरी तरह, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल और ज्यादा ताकत के साथ आप पर हमला कर रहे हैं। और अभी अमेरिका में जाकर उन्होंने पूरे विश्व के सामने ये बताया कि भारत की सोच चीन के बारे में क्या है, भारत की सोच दुनिया के बारे में क्या है। ये पर्सपेक्टिव आप नहीं दे पा रहे जी। आज चीन एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है अमेरिका के सामने, वेस्टर्न कंट्रीज के सामने, नाटो के सामने। अभी रूस में तो हम सब ने देखा, मॉस्को में तो, कि किस तरह हमारे सुरक्षा सलाहकार वहां सफाइयां दे रहे थे। पूरे देश का सर शर्म से झुक गया। और आपको एक बात और बता दें, जो हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव भी रहे हैं, वो नहीं गए वहां पे। उन्हें जाना चाहिए था, वो चले जाते। वो मॉस्को में भी रहे हैं और वो अमेरिका में भी रहे हैं। वो मॉस्को और अमेरिका दोनों को जानते हैं। आज पता नहीं उनकी क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वो ये काम कर रहे हैं। एक विदेश सेवा के अच्छे ऑफिसर वो माने जाते थे, लेकिन वो नहीं गए वहां पे माफी मांगने के लिए। हमारे सुरक्षा सलाहकार को पहुंचा दिया। तो ये जो माफी मांगी है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही थी। कह रहे थे वो कि मोदी जी आएंगे, और वो आना चाह रहे थे, और मैं उनके साथ में था जेलेंस्की से बात करते हुए जी। तो आपसे न अंतरराष्ट्रीय राजनीति संभल रही है, न राष्ट्रीय राजनीति संभल रही है, न बीजेपी की राजनीति संभल रही है। बीजेपी के अंदर क्या ये बात का विरोध नहीं हो रहा होगा? अभी सिंघवी ने कहा ना, अभिषेक ने, कि बीजेपी के अंदर भी कुछ समझदार लोग हैं। अभिषेक बीजेपी को जानते हैं, उनके पिताजी बीजेपी के मददगार या हमदर्दों में से थे, ये साथ में काम करते थे। LM सिंघवी साहब जी। तो अभिषेक उनको भी जानते हैं। तो बीजेपी के अंदर भी आग सुलग रही है। तो इसका जवाब जो है अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर देगा, और सबसे बड़ा जवाब जनता ही देती। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा जवाब जो है वो जनता की अदालत में आपको मिल जाता है। सबसे बड़ा फैसला वही होता है। जनता की अदालत ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को 240 पे रोका, जो अब की बार 400 पार के नारे बुलंद कर रहे थे। तो जनता की अदालत में आप 240 पे आ चुके हैं, और आपके समकक्ष 237 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के ही एक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का अभी बयान आपने देख लिया,
सुन लिया और पढ़ लिया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, जिसके कारण सत्ता पक्ष भी परेशान है और इसीलिए राहुल पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन और इसको कैबिनेट में पास करना, इसे कानून का रूप दिलाने के लिए अभी बहुत आगे बढ़ना होगा, बहुत कुछ करना होगा। लेकिन इस वक्त लाकर क्या दो तरफा हमला करने की जुगत में है बीजेपी या मोदी सरकार, या कुछ और है? जबकि अब चुनाव, इस वक्त चुनाव है और आने वाले वक्त में और भी चुनाव होने हैं। क्या उन चुनावों को रोकने के लिए ये हो रहा है या कुछ और हो रहा है? जरा प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, अभी आप मुंबई की बात कर रहे थे और मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी। 7 बजने वाला था और हम लोग तैयारी कर रहे थे इसी न्यूज़ पॉइंट की कि इसमें क्या मुद्दा रखा जाए। और हमारे और आपके अगल बगल गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स के लाइव उनके भी लगे हुए थे और हमारा भी लगा हुआ था। और उसी वक्त शाम के 4 बजे के आसपास उनको खुराक दे दी गई थी वन नेशन वन इलेक्शन की। और उस वक्त हम लोगों ने ये तय किया था कि हम इसको ये कहेंगे कि ये जुमला है और हम इंडिया गठबंधन जिसके लिए हम कवरेज में आए हैं और एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा है चुनाव के 1 साल पहले, हम उस पर फोकस करेंगे। 1 साल बाद, यही सितंबर का महीना था राजीव जी 2023 का, 1 साल बाद भी ये दोबारा आया है, ये अब भी जुमला है और ये गोदी मीडिया की ही कंटेंट के लिए दिया गया है। ये लागू नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। देखिए, कानून तो इस देश में पतंग उड़ाने पर भी है, क्या लागू होता है? आपकी पतंग की हाइट क्या हो इसके लिए भी कानून है, तो क्या वो लागू होता है? बहुत सारे कानून है, हजारों कानून है, रिडंडेंट है, जिनका कोई मतलब नहीं है, पढ़े हुए कानून किताबों में। तो ऐसे ये भी चला जाएगा। आप सोचिए ना कि 6 महीने बाद कोई सरकार गिर जाए, तो क्या 4.5 साल वो इंतजार करेंगे? इस देश में सरकारें गिरती हैं, राष्ट्रपति शासन लगता है, दल बदल होते हैं, फार्म हाउस में सरकारें खरीद ली जाती हैं। अभी मुंबई में हम देख रहे हैं। तो क्या ये 4.5 साल कोई सरकार गिर जाए, कोई गठबंधन की सरकार आए और वो गठबंधन की सरकार किसी राज्य में 6 महीने बाद वो समर्थन वापस ले ले और ऐसी संभावना हो कि उसमें कोई सरकार न बन पाए? उत्तर प्रदेश में ऐसा हो चुका, कई राज्यों में हो चुका है ऐसा। तो क्या वो 4.5 साल तक इंतजार करेंगे वो राज्य? ये कहाँ, ये सब कहानियां हैं। ये केवल उनको गोदी मीडिया को कंटेंट देने के लिए, उनको वो बहुत खुश होंगे। वहां पे पूरी पंचायत लगी होगी एक्सपर्ट्स की और वहां पे बीजेपी का प्रवक्ता और बीजेपी समर्थित एक पत्रकार, एक आरएसएस, एक विश्लेषक, पूरी एक बेंच बैठती है वहां पे, वो होगी और वो इसी पे पूरा अपना ज्ञान अपना लगाएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ये इसका कोई मतलब केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है राजीव जी। 1 साल बाद भी वही है जहाँ पे है, उसको बहुत तवज्जो देने की बात नहीं। बात राहुल गांधी की, देखिए, ये जो बीजेपी के नेता हैं राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं, जान से मार देंगे कह रहे हैं, जबान काट देंगे। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जो देश भर की भारत जोड़ो यात्रा पे चले, हजारों लाखों लोगों से मिले, आप, शकील जी, हम सब लोग यहाँ पे कभी ना कभी उसमें यात्रा में शामिल हुए, तो उसमें जिन लोगों के हाथ पकड़ के राहुल गांधी चले, जिन लोग जो राहुल गांधी को देखने आए, जो मिलने आए, वो मानेंगे कि राहुल गांधी आतंकवादी है। वो रामेश्वर जिसको राहुल गांधी ने खाने बुलाया अपने घर पे, वो कैसे सोच रहा होगा जब ये खबर उस तक पहुंचेगी? ये कैसी पार्टी है बीजेपी?
उसके जैसे तमाम लोग क्या सोचेंगे। वो सुनील उपाध्याय जो ओला ड्राइवर था, जिसकी फैमिली के साथ राहुल गांधी ने कुछ खाना वाना खाया, उनको लंच किया था, लंच किया जी। तो वो सुनील उपाध्याय का परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी क्या सोच रही होगी इन लोगों के बारे में जो राहुल गांधी की जबान काटने की बात कर रहे हैं, जान से मारने की बात कर रहे हैं। वो रामचैत जिसने जूता भेजा है बना के राहुल गांधी के लिए, या जिस बार्बर ने बाल काटे राहुल गांधी, वो क्या सोच रहे होंगे। और ऐसे तमाम लोग हैं, वो कोचिंग वाले छात्र हैं, वो रेल की पटरी पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोको पायलट हैं, कुली है। ये तमाम लोग आज इन लोगों की बयानों पे, इन लोगों के धमकियों पे और जबान काट लेंगे राहुल गांधी की, वो क्या सोच रहे होंगे जी, सोचिए जरा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी का दांव बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है, और आप एक आध दिन में इस तरीके के बयान ये रुके नहीं, या इस पे कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ, या इस पे कोई बीजेपी के बड़े नेताओं ने बोला नहीं, तो आप देखिएगा ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये देश की जनता का स्वतःपूर्त मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। जैसे अभी हरियाणा में हो रहा है ना कि बीजेपी के नेता गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, लोग दौड़ा रहे हैं उनको। इन लोगों को आप देखिएगा कि मुश्किलें आएंगी, बिल्कुल, क्योंकि जनता और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी यहां से। आप देखिएगा कि अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और आप देखिएगा एक आध दिन में मुझे लग रहा है कि इन लोगों के बयान आना चालू हो जाएंगे। तो ये बीजेपी का बहुत ही बचकाना और डरा हुआ, और बहुत ही, जिसको राजनीतिक तो कतई नहीं कह सकते, ये उल्टा पड़ेगा एकदम। और इससे लग रहा है कि वाकई जो राहुल गांधी कहते हैं कि ब्रांड मोदी अब हिस्ट्री है और 56 इंच खत्म हो चुका है, इस बात में यकीन करना पड़ेगा राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे परिस्थितियां जो हैं वो बहुत विकराल रूप ले सकती हैं, ये तय मानिए आप, क्योंकि जब आप भड़काऊ बयानबाजी करेंगे और लोगों को भड़काने का काम करेंगे, जिस पर कम से कम विराम तो लगाना चाहिए, और सत्ता पक्ष को तो जरूर, सरकार को जरूर, लेकिन सरकार उसमें न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, सब है। और इन सब, और साथ साथ एक चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया, इन सब ने मिलकर आखिर क्या किया है पिछले 7-8 दिनों से। देखिए जिस प्रकार राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उससे क्या देश में नफरत या ऐसे अलगाव, दुराव, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी या बढ़ेंगी, ये सब समझने की जरूरत है। इन सब के बीच राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, और अब 1-2 दिनों में राहुल गांधी चुनावी सभाओं में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1-2 दिनों बाद अमेरिका जाएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन जो कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, वो इस सरकार को कहां तक, कितनी दूरी तक ले जाने में कामयाब साबित होता है, जिसमें इनकी जो बैसाखियां हैं उसका जिक्र बार बार हो रहा है। चाहे वो बिहार में जिसके साथ सरकार में है, सत्ता में है बीजेपी यानी जेडीयू, या उधर चंद्रबाबू नायडू, या ऐसे कुछ और साथी इनके जैसे शिंदे गुट, ये सब भी बिल्कुल सामने आ रहे हैं। जरा आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास, कैसे देखा जाए हेमंत जी, अब यहां से जो बहुत सही कह रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कि वो जुमला उस वक्त भी था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, आज भी जुमला है, उसको किनारे कर दीजिए। लेकिन बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी चूंकि एक चेहरा है, जिस चेहरे के इर्द गिर्द बहुत सारे नफरती तत्व दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, और ये राहुल गांधी है। अभी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, ट्रेन में कोई अगर जा रहा है तो उसके साथ कुछ और किया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है, मोहल्ले में किसी और के साथ किया जा रहा है, ये आखिर कहां तक जाएगा? हेमंत जी, एक बहुत भयावह स्थिति दिखाई देती है। राजीव जी, पूरी मोदी एंड कंपनी जो है वो बुरी तरह डरी हुई है, और उसके डर का ही ये प्रकटीकरण है कि जिस तरह का रिएक्शन जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ उनका आ रहा है।
राहुल गांधी को लेकर के जो कुछ कहा जा रहा है, आप कल्पना कीजिए कि जिस राहुल गांधी को बिल्कुल समाप्त कर देने की, जमींदोज कर देने की पूरी कोशिश हुई, और जब किसी व्यक्ति की संसद सदस्यता चली जाती है, उसको इस देश में पहला ऐसा मामला था जब मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई और उससे जुडिशरी पर भी सवाल खड़े हुए, तो ये उनके खिलाफ जो नफरत का जो लेवल है उसको आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ उनके मन में कितनी घृणा और नफरत भरी हुई है, उसका पूरा ये एक तरह से पैमाना है ये मसला। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस राहुल गांधी को ये मिटा देना चाह रहे थे, उस राहुल गांधी ने इनको जनता की ताकत के बूते इनको चुनाव में अपने बूते सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, इनको बैसाखियों पर ला दिया। जो मोदी जी संसद में खड़ा होकर के छाती पीट करके कह रहे थे कि 56 एक अकेला सब पर भारी, और वो जो अकेला सब पर भारी था वो बैसाखियों के सहारे चला गया। तो ये जो झुंझलाहट है, ये जो उनके भीतर का जो गुस्सा है, तो पूरी पार्टी में भी मोदी जी के खिलाफ एक तरह से ये टू लाइन ये चल रहा है विचार विमर्श। दूसरी तरफ मोदी एंड कंपनी का जो विश्वास हिला हुआ है, तो वो राहुल गांधी को इसलिए वो निशाना बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को निशाना बनाया जाए। और क्योंकि जो पैन इंडिया जिसका असर है, जिस पार्टी का, जिस नेता का, आज की तारीख में इस मानने में कोई हर्ज नहीं है कि वो राहुल गांधी है। और इस वजह से मोदी जी को लगता है कि यही व्यक्ति है जिसने हमारा पूरा जो ब्रांड था, उस ब्रांड में इतना बड़ा डेंट लगाया इस व्यक्ति ने, और अपने ब्रांड में जो डेंट लगा उनको, अब ये साधारण बात नहीं है कि जो व्यक्ति संसद, इस तरह का कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं देखा है जो संसद में खड़ा होकर के छाती पीटते हुए, सब लोगों ने देखा था कि छाती पर कैसे वो हाथ मार मार के कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी। और क्या हुआ, बहुत दिन 6 महीने बीतते बीतते वह जो एक अकेला सब पर भारी साबित कर रहा था, वो बैसाखियों के सहारे आ गया। तो ये जो संकट है मोदी जी का, वो संकट राहुल गांधी के खिलाफ उसी रूप में वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हम लोगों ने पहले भी बात की कि जो पूरी एक तो इनकी पूरी वैचारिकी है, जिस वैचारिकी में लोकतंत्र और संविधान का कोई अर्थ नहीं है और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि देश में एक तरह से इस देश को फेल्ड स्टेट की तरह ही चलाया जाए। इस देश में जो है जिसको मन करे वो कहीं पर मॉब लिंचिंग करे, जिसको मन करे वो किसी थाने में घुस करके किसी को मारे, किसी दफ्तर में घुस करके मारे, किसी ट्रेन में घुस करके मारे। ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ जो जिस तरह के बयान इनके नेताओं के आए हैं, वो बयान बहुत ही खतरनाक है और ये उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को। ये लोग जो कहते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की शुरुआत इस देश में इन लोगों ने की, हिंदुत्व की जो ताकतें थी उन लोगों ने की, आरएसएस ने, हिंदू महासभाइयों ने की। और ये लोग दूसरे के बारे में कहते हैं जिस परिवार के 2-2 लोगों ने शहादत दी इस देश में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी, उनकी पूरी पार्टी और उनके जो बड़े बड़े जो नेता हैं, वो आखिरकार जो चुप्पी अगर साधे हुए हैं तो इन चीजों को इंडोर्स कर रहे हैं। हिंसा और हिंसक माहौल बनाने के लिए, पूरे देश में उग्र माहौल बनाने के लिए, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ माहौल को पूरा नफरती और जहर वाला माहौल बनाया जाए, इस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं। खतरा इस बात का है कि इसको देखते हुए इस देश की जुडिशियरी, जिस पर अभी अभी ताजा ताजा सवाल खड़ा हुआ है, इसको सुओ मोटो इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। लोकसभा के स्पीकर का कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या इस देश में जो सिर्फ मोदी जी चाहेंगे वही होगा, वही व्यक्ति यहां पर टिकेगा, वही व्यक्ति संसद का सदस्य होगा, बाकी आप सबको दरकिनार करेंगे। आप तो इसी तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई असहमत आवाज जो है वो नहीं चलेगा, हम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसी तरह का माहौल बना करके देश में रखना चाहते हैं। इसलिए जो मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि जो विपक्ष के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी का मसला नहीं है, ये संपूर्ण विपक्ष का मसला है। और इसको इसी दिशा में, इसी स्पिरिट में लेकर के और इसके मुकाबले में मुझे लगता है कि संपूर्ण विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। जी
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नफरत का माहौल और उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए, सरकारें करती यही हैं। लेकिन जो अभी हो रहा है ये सियासी रोटियां सेकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कैसे आप एक इंसान के प्रति इतना ज़्यादा नफरत का जहर भर रहे हैं लोगों के अंदर ताकि वो कल को जान लेने पर उतारू हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेबनान का आपने हाल सुना होगा दोस्तों। लेबनान कल पेजर बम ब्लास्ट, एक नहीं लगातार, जिसके हाथ में जिसके पास पेजर है वो वहाँ ब्लास्ट हो गया। अभी से थोड़ी देर पहले उसी लेबनान में रेडियो सेट, जो वायरलेस रेडियो सेट है, वो एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। ये लेबनान में हो रहा है, वो वहाँ भी नफरत है। इजराइल में हो रहा है, वहाँ भी नफरत है। फिलिस्तीन में हो रहा है, वहाँ भी नफरत है। रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है वहाँ भी नफरत है। ऐसी चीज़ें दुनिया के अलग अलग देशों से आपको हमको कुछ सीख देती हैं, शिक्षा देती हैं। पहला वर्ल्ड वार आपने देखा, दूसरा वर्ल्ड वार देखा, उसके बाद छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे और अभी भी देख रहे हैं।